वो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मैं आपको रिवीजन ही देने वाली हूँ। जैसे हमने चौथी कक्षा में देखा था कि हमारी भाषा और इस भाषा के कौन कौन से भेद होते हैं। उसके बाद हमने पहली कक्षा से हम देखते आ रहे हैं कि वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में क्या क्या होता है। ये जो आप छुट्टियों में सब कुछ भूल गए होंगे, ये आपको याद कराने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे रिवीजन के तौर पर ये आपको व्याकरण भाग 1, इसमें मैं आपको भाषा और वर्णमाला यह जो भाग है वो मैं आपको सिखाने वाली हूँ या पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए बच्चों, पहले तो आपको मालूम होगा भाषा, भाषा का अर्थ क्या है। भाषा मतलब बोलना, सुनना, इसे क्या कहा जाता है, तो भाषा कहा जाता है। और हर एक प्रांत में भाषाएं जो होती है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है। जैसे हमारे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। उसी प्रकार अमेरिका में अंग्रेजी भाषा को प्रभुत्व दिया गया है। तो उसी प्रकार हमारी जो ये भाषा है, इस भाषा के 3 क्या होते हैं, भेद होते हैं। ये देखिए, भाषा के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। पहला जो है वो है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब क्या, मुख द्वारा बोलने जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, मौखिक भाषा। मतलब इसमें क्या क्या होता है, बोलना और कानों से सुनना होता है। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, अध्यापिका पढ़ा रही है, उदाहरण आपको दिया गया और आपको अगर कहा गया ये भाषा का कौन सा रूप है, तो आप क्या कहेंगे, मौखिक भाषा। क्योंकि अध्यापिका पढ़ाने का काम कर रही है और आप सभी बच्चे जो हैं वो कानों से सुनने का काम कर रहे हैं। मतलब बोलना और सुनना, इसे क्या कहा जाता है, ये कौन सी भाषा का रूप है, मौखिक भाषा का रूप है। जैसे कि कविता गाना, कविता गाना, ये भी क्या होता है, अगर कोई कविता आपको गाकर सुना रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए आपको क्या कहा जाएगा वहां पे, ये भाषा का कौन सा रूप है, तो मौखिक भाषा। इसके बाद होती है लिखित भाषा। लिखित भाषा मतलब लिखकर अपने भाव प्रकट करना। जैसे कि हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं या हमारा जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप अपने जो भाव है वो कैसे प्रकट करते हैं, लिखकर बताते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लिखित भाषा। समझ में आया बच्चों, मौखिक भाषा में मुख द्वारा बोलना या कानों से सुनना, इसे क्या कहा गया है, मौखिक भाषा का रूप कहा गया है। और लिखित भाषा मतलब अपने जो भाव है, विचार है, वो लिखकर प्रकट करना, इसे क्या कहा गया है, तो लिखित भाषा कहा गया है। लिखित भाषा का आपको मैं और एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे मैं आज कविता लिख रही हूँ, मैं आज कहानी लिख रहा हूँ, तो ये जो कुछ भी काम है मैं अपने नोटबुक में लिखने का कार्य कर रहा हूँ, किसी भी एक आध पन्ने पर मैं लिखने का कार्य कर रहा हूँ। और अपने जो कुछ भी भाव है, जो कुछ भी मैंने पढ़ाई की है, वो मैंने कहाँ पे लिखी है, अपने अपने नोटबुक में लिखी है। तो नोटबुक में लिखने का कार्य करना, इसे हम क्या कहते हैं, तो लिखित भाषा कहा जाता है। इसके बाद हमारा जो तीसरा है भाषा का भेद, वो है सांकेतिक भाषा। आपको इसके शब्द से ही समझ में आया होगा, सांकेतिक भाषा मतलब इशारों द्वारा बताने जाने वाली भाषा। जैसे कि हमने चौथी कक्षा में देखा था या तीसरी कक्षा में देखा था कि अगर एक आध ट्रैफिक सिग्नल खड़ा होकर अगर ट्रैफिक पुलिस हवलदार अगर वो इशारों से बातें करता है तो उसकी बातें हमें समझ में आती है, इसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। मतलब एक आध ट्रैफिक पुलिस, हम देखते हैं एक आध ट्रैफिक पुलिस खड़ा होता है और वो बताता है, हाथों से इशारा करता है इस तरफ जाना है, या अगर रुकना है तो वो वहाँ पे हाथों से इशारों से बताता है कि आप यहाँ पर रुकिए, तो इसे क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा। अब मुझे प्यास लगी है तो हम क्या करते हैं, पानी चाहिए होता है। अगर कोई बोल नहीं पाता है, जो बच्चे होते हैं वो मुख द्वारा बोल नहीं सकते, वो सारी बातें कैसे बताते हैं, मुख द्वारा बताते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा का रूप कहा जाता है। अगर मुझे पानी चाहिए तो बच्चे कैसे बताते हैं, पानी चाहिए। तो ये सारी जो बातें होती है ये वो इशारों से बताते हैं, इसे क्या कहा जाता है, सांकेतिक भाषा। तो चलिए बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा
कि भाषा और भाषा के हमारे 3 भेद होते हैं। और एक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ वर्णमाला। पहले ही बताया मैंने आपको, वर्णमाला तो आपको पहली कक्षा से मालूम है। स्वर, व्यंजन और संयुक्ताक्षरों के वजह से क्या बनती है, हमारी वर्णमाला बनती है। तो स्वर कौन कौन से होते हैं? अ से अहम तक। व्यंजन किसे कहा जाता है? क से ज्ञ तक। और संयुक्त अक्षर श, त्र जो 4 होते हैं उन्हें हमें क्या कहा गया है? ज्ञ। ये क्या बताए गए हैं कि संयुक्त अक्षर होते हैं। तो इन सभी के मेल से क्या बनती है, हमारी वर्णमाला बनती है। इसी की वजह से हम शब्द लिख सकते हैं ना। कोई भी शब्द हमें लिखना है तो पहले हमें स्वर, व्यंजन और संयुक्त अक्षर आना जरूरी होता है। ये मैं आपको रिवीजन के तौर पर बता रही हूँ। आपने ये सब पढ़ा है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल गए होंगे तो पहले आपको ये सब याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद होता है अनुस्वार। सभी को मालूम होगा अनुस्वार किसे कहा जाता है? तो शिरोरेखा, देखिए यहाँ पे जो ये रेखा है इसके ऊपर जो बिंदी लगाई जाती है इसे क्या कहते हैं? हम अनुस्वार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हंस, पंख, संकेत, ये जो शब्द हम लिखते हैं तब हम लिखते समय इसके ऊपर शिरोरेखा देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा गया है? अनुस्वार कहा गया है। और अनुनासिक किसे कहा जाता है? हमने तीसरी कक्षा से हम पढ़ रहे हैं, चौथी कक्षा में भी पढ़ रहे हैं। अनुनासिक किसे कहा जाता है? कि चंद्र बिंदु के ऊपर बिंदी लगाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर अनुस्वार में सिर्फ यहाँ पे शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाई गई है, लेकिन अनुनासिक में यहाँ पे आधा चंद्र निकाला जाता है और उसके बीच में बिंदी लगाई जाती है। तो इसे क्या कहा जाता है? अनुनासिक। और इसका उदाहरण होता है चांदनी, हंसी या चांदनी, हंसी, ऐसे जो शब्द है। देखिए यहाँ पे क्या किया है? चांद भी अगर हो तो यहाँ पे पहले आधा चंद्रमा निकाला जाता है और उसके बीच में बाद में क्या किया जाता है? आपको बिंदी लगाई जाती है। तो इसे कहते हैं अनुस्वार, ये होता है अनुनासिक। और इसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग पर अहम शब्द है, देखिए वहां पे अ निकाला जाता है और उसके ऊपर क्या किया जाते हैं? 2 बिंदियां निकाली जाती है, तो इसे कहते हैं विसर्ग। उदाहरण के तौर पर प्रातः, स्वतः, ये जो शब्द होते हैं इनके बीच में हम क्या लगाते हैं? त के बाद हमने क्या लगाया है? यहाँ पे विसर्ग। तो बच्चों आज हमने क्या क्या देखा? रिवीजन के तौर पर मैंने आपको ये बताया था कि आज हमने भाषा क्या होती है, भाषा के भेद कौन कौन से होते हैं, और हमारी जो वर्णमाला है वर्णमाला के अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, इनमें क्या भेद होते हैं। आपस में इनमें भेद होते हैं ना। ये देखिए अनुस्वार मतलब एक बिंदी लगाना, अनुनासिक मतलब आधा चंद्रमा और इसके बीच बिंदी लगाना, और विसर्ग का मतलब है 2 बिंदियां विसर्ग या शब्द अ अगर हो या वर्ण हो इसके आगे निकालना। इसे क्या कहा जाता है? तो विसर्ग कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमने क्या देखी? हमारी वर्णमाला और भाषा, हमारे ये हमने आज क्या किया है? सीखा है। तो बच्चों आपको भी आज के होमवर्क में क्या करना है? सिर्फ इतना लिखिए, भाषा के भेद और स्वर, इसके बाद व्यंजन, संयुक्त अक्षर, अनुस्वार का एक उदाहरण, अनुनासिक के 2-4 उदाहरण और विसर्ग, मतलब समझने आने के लिए आप ये चिन्ह और उनके थोड़े थोड़े उदाहरण वहाँ पे या शब्द वहाँ पे लिखिए। धन्यवाद बच्चों।